सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बेटे, आप जिस तरह से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बेटे, अब एक बारी देख लेते हैं कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। एक बारी हल्की सी नजर डालते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो देखिए, हमने भाषा के अर्थ और महत्व के बारे में जाना। हमने भाषा के दोनों रूप, मौखिक और लिखित, को समझा। फिर हमने सांकेतिक भाषा के बारे में जाना कि इसे भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। बोली भाषा और उपभाषा के अर्थ को समझा और इन तीनों में अंतर भी जाना, है ना। और आखिरी में हमने जो पढ़ा था वो था लिपि का अर्थ और विभिन्न लिपियां, जैसे देवनागरी, फारसी, है ना। तो अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियों के बारे में हमने जाना। इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो है व्याकरण। तो व्याकरण क्या है बेटे? आपको पता है व्याकरण आप ग्रामर को कहते हो, है ना। और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं। हिंदी व्याकरण के अलग, संस्कृत व्याकरण के अलग। इससे एक बात समझ आती है कि हर भाषा के का अपना अलग व्याकरण होता है ना। एक ही व्याकरण से, एक ही व्याकरण के नियमों से, एक ही भाषा के व्याकरण के नियमों से आप सभी भाषाओं को नहीं पढ़ सकते। हिंदी व्याकरण अलग, अंग्रेजी का व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर अलग, सबके नियम अलग अलग होते हैं। अगर आपको किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है, उसको शुद्ध रूप से बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, तो आपको व्याकरण का ज्ञान लेना जरूरी है। अगर हम व्याकरण का ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम अशुद्ध बोलेंगे, हम अशुद्ध लिखेंगे। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, एक उदाहरण दिया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये अशुद्ध वाक्य है। खरगोश को नहीं काटना, किसको काटना है? गाजर। तो गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। जब हम ये पदक्रम अलग अलग कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, अगर हमें ये ज्ञान नहीं है तो हम अशुद्ध वाक्य बना देते हैं। जैसे बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, गलत है ना। बच्चे को नहीं उबालना, दूध उबालकर बच्चे को पिलाओ। इस तरीके से हम शुद्ध ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? जब हम व्याकरण को समझेंगे। जैसे देखिए, हिंदी का जो व्याकरण है उसका अलग नियम है। हिंदी का व्याकरण का नियम क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। सबसे पहले कर्ता आता है यानी कि सब्जेक्ट, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और फिर क्रिया यानी कि वर्ब। लेकिन अंग्रेजी भाषा का व्याकरण अलग हो जाता है। अंग्रेजी में क्या हो जाता है? पहले कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया, वर्ब, और आखिर में कर्म यानी कि आखिरी में ऑब्जेक्ट चला जाता है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं रवि पत्र लिखता है, अगर इसी को मैं अंग्रेजी के नियम के हिसाब से चलाऊं तो ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रवि राइट्स अ लेटर। जो पत्र है, अ लेटर, वो आखिरी में चला गया तो बदल गया ना, व्याकरण बदल गई, व्याकरण के हिसाब से भाषा बदल गई। तो ये हमें क्या कौन सिखाता है? व्याकरण। अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं हिंदी व्याकरण के हिसाब से अंग्रेजी को चलाऊं तो मैं लिखूंगी क्या? रवि अ लेटर राइट्स, है ना। लेटर बीच में ही रखूंगी, कर्म बीच में ही रखूंगी, तो वो गलत हो जाएगा। और अगर अंग्रेजी के नियम के हिसाब से मैं हिंदी को देखूंगी तो भी मैं गलत लिख दूंगी, मैं उसमें भी गड़बड़ कर दूंगी। तो हर भाषा के व्याकरण को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? हम व्याकरण में किन किन बातों पर चर्चा करते हैं? तो हम व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। जैसे देखिए, वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम इस भाग में क्या पढ़ते हैं? इसमें हम वर्णों की बनावट और उच्चारण सीखते हैं। क, ख, ग, हम उच्चारण करना सीखते हैं। अगर हम श और स दोनों को एक जैसा बोलेंगे तो ये व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, है ना। तो व्याकरण में हम बच्चों को उच्चारण करना सिखाते हैं, वर्णों का, मात्राओं का। इसके बाद शब्द विचार। इसमें शब्दों की उत्पत्ति और बनावट पर ध्यान दिया जाता है। शब्द हमारा शुद्ध होना चाहिए। जैसे अगर बहुत से बच्चे बोलते हैं तेरे को, मेरे को, जबकि ये शब्द गलत है। तेरे को, मेरे को नहीं, तुझे और मुझे, ये शब्द सही है। तो ये शब्दों की जो बनावट है ये भी हम व्याकरण से ही सीखते हैं। इसके बाद है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्यों को की बनावट देखते हैं कि वाक्य सही है या नहीं। जैसे अगर मैंने कहा आप यहाँ से जाओ या आप यहाँ बैठो,
तो एक तरफ तो मैं आप शब्द का प्रयोग कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ बैठो और जाओ, जबकि मुझे वाक्य, शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ बैठिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो व्याकरण में हम वर्णों पर, शब्दों पर और वाक्यों की बनावट पर और प्रयोग पर चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं। तो ये तो हो गई व्याकरण की बात। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है बेटे? जो समस्त राष्ट्र में प्रयोग की जाए, जो सब लोग बोले, जो आम जनता की भाषा हो, जो जन जन के विचार विनिमय का साधन हो, है ना, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके बाद राजभाषा। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा कौन सी होती है? जो सरकारी प्रशासन में प्रयोग की जाती है, जो सरकार के कामकाज की भाषा होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं और अलग अलग भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आपको टैबुलर फॉर्म में इसका अंतर को समझना है एक टेबल बना के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट्स में कि राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है ना, जनता बोलती है, और राजभाषा प्रशासन की भाषा है, सरकार की भाषा है। राष्ट्रभाषा की शब्दावली बहुत ही विस्तृत होती है, आपके जो मन में आया है आप बोलते जा रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, बहुत विस्तृत है। और राजभाषा की जो शब्दावली होती है वो बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही लिमिटेड शब्द होते हैं, आप कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत ही सोच समझ के करना होता है। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र होती है, आप जैसे मर्जी बोलिए, लेकिन राजभाषा जो होती है वो नियमों में बंधी होती है। जब आप प्रधानाचार्य जी को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को जब आप पत्र लिखते हैं तो आप पूरे उसके प्रारूप का, उसके फॉर्मेट का ध्यान रखते हैं, सब्जेक्ट आएगा, डेट आएगा, सब कुछ आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो राजभाषा है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसमें आपको नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो राष्ट्रभाषा है उसमें समाज और प्रचलन के आधार पर शब्दों का प्रवेश होता है। समाज जो भी शब्द बोले लोग उसको देखकर प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को सभी अपना लेते हैं, है ना। समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सब, जितनी भी क्लास और सेक्शंस के लोग हैं वो सब उसको अपना लेते हैं। जबकि राजभाषा में जो विद्वान होते हैं, जो विशेषज्ञों की जो समिति होती है, कमेटी बनती है, वो आपस में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं और उन सब की राय से ये नतीजा निकाला जाता है कि किस शब्द को हमें प्रयोग में लाना है और किस शब्द को नहीं। तो शब्दों का प्रयोग करना और शब्दों का निष्कासन करना, यानी कि शब्दों को हटा देना, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ये विद्वान बहुत ही सोच समझकर विचार करके ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। अब आखिरी है आपका हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो बेटे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप सबको ही पता है 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं। मगर क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो भारत सरकार थी उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी थी, उसे स्वीकार किया था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम ये मनाते हैं। अब आपका गृह कार्य 3 प्रश्न है आपके। व्याकरण से आप क्या समझते हो, इसके कितने विभाग होते हैं, तो आपको तीनों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम लिख दें, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, चाहे आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, चाहे आप टेबल बना के लिखें, आपकी मर्जी। फिर हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, ये भी बहुत आसान है, 14 सितंबर को, और क्यों मनाते हैं वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक, तो इस काम को आपने पूरा करना है, इसके साथ आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। इसके बाद सिर्फ बैक एक्सरसाइज बचती है जो हम बाद में करेंगे। फिर है रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ चैप्टर 1, ये देखिए, इसमें 8th H, 8th E और 8th C के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने सभी विद्यार्थियों को, जितने भी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको बताएं कि जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मैम को रिप्लाई करें कि उनका पाठ 1 पूरा हुआ है या नहीं। और बाकी सभी बच्चे जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगर इनमें से किसी का नाम मुझसे छूट गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बेटे इसी तरह से आप काम करते रहें।